इस बार अग्निवीर में बिहार में आपने देखा था कितना विरोध हुआ था। जनता को अब तक मोदी जी के खिलाफ वोट करने का मौका नहीं मिला है। बिहार में जीत तेजस्वी की हुई, उन्होंने सरकार बिहार में बनाई महागठबंधन की नीतीश के साथ। उपेंद्र कुशवाहा खुद ही नया गठबंधन खोजने में लगे हुए हैं। टूट तो हो गई थी और कंपनसेट कर लेते, लेकिन माझी मल्लाह दोनों टूट जाते तो सरकार तेजस्वी की बन जाती और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते। समझा नहीं पाए लालू यादव और तेजस्वी यादव, शायद उस वक्त बदलने का मूड नहीं था। माझी और मल्लाह थे उनका, 12 और विधायक और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए होते। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए। महागठबंधन को पिछली बार 110 सीटें आई थी। अगर एनडीए कागज पर मजबूत है तो तेजस्वी यादव के पास सबसे बड़ा वोट बैंक है किसी पार्टी के हिसाब से। नमस्कार दर्शकों, ये आपका पंचनामा ही है और आज पंचनामा में एक बार फिर से होगी खबरों की चीरफाड़। आज हम ऐसी खबर लेकर आपके लिए आए हैं जो कल से लगातार आप मेरे व्हाट्सएप पर, फोन पर कॉल करके, मैसेज करके पूछ रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को जो बताया उसके बाद कई लोगों के मन में बहुत सारे जो सवाल थे वो समाप्त हुए, लेकिन एक नए सवाल को मैंने कहीं ना कहीं आपके जहन में जन्म दे दिया। आप अब मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सरकार किसी की भी बनेगी? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे अगर एनडीए के खिलाफ जा रहे हैं इस बार, तो बहुत सारे मुद्दे तो तेजस्वी के खिलाफ भी हैं। अगर परिस्थितियां एनडीए के खिलाफ कुछ उत्पन्न हो रही हैं तो वो तो तेजस्वी के खिलाफ भी उत्पन्न हो रही हैं। तो क्या दोनों तरफ से बैलेंस हो जा रहा है? और क्या हंग असेंबली हो सकती है? क्या किसी की सरकार नहीं बनेगी? देखिए, चुनाव से पहले ये कह देना स्पष्ट तौर पर कि किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये इतना आसान नहीं होगा। और बिहार में हंग असेंबली का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा नहीं है। हर बार स्पष्ट मैंडेट हुआ है। एक बार आपको याद होगा रामविलास पासवान जी के पास चाबी आ गई थी और उस बार भी उस चाबी का सही उपयोग नहीं हो पाया था, तो जनता समझ गई। उसके बाद जनता ने नीतीश कुमार को ही मैंडेट दे दिया था। तो इतिहास नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है मैच टाई भी होता है। और इस बार तो बिहार में लड़ाई बहुत कांटे की है। बहुत सारी परिस्थितियां पिछले चुनाव से बदली भी हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। बहुत लोग इधर से उधर हुए हैं। अगर एनडीए कागज पर मजबूत है तो तेजस्वी यादव के पास सबसे बड़ा वोट बैंक है किसी पार्टी के हिसाब से, और सबसे बड़े वादे भी वो कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव को भाजपा इस आधार पर घेरेगी कि उनके पास केवल एक जाति समूह का ही वोट है, तो नीतीश कुमार खुद भी घेरा जाते हैं। चूंकि नीतीश कुमार के चेहरे की चमक थोड़ी फीकी पड़ी है। और सबसे बड़ी बात, अगर नौकरी की बात उधर से हो रही है तेजस्वी की तरफ से, तो दूसरी तरफ भाजपा के पास जवाब नहीं जुटता है। नीतीश भी कई बार अवाक रहे हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी तो विपक्ष अग्निवीर की बात करेगा। हमने चर्चा कल ही छेड़ दी, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय मैं ही लूंगा। लेकिन अगर दोनों को समानांतर हम रखें और आज चुनाव कराने की स्थिति में हम चर्चा करें, विश्लेषण करें, तो कौन जीत पाएगा? चलिए शुरू करते हैं। आज की चीरफाड़ में आपका स्वागत है। पुनः मैं बिना कंपाउंडर के हूं, तो आप समझ ही रहे हैं कि चीरफाड़ मजेदार होगा। बहुत सारे लोगों को ये बिना कंपाउंडर का जो ऑपरेशन है ठीक लग रहा है। चलिए अब ऐसे ही रखते हैं। अब आप लोगों के समक्ष मैं खुद से ही मुखातिब होता रहूंगा और आज के विषय की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया नहीं है। आप तो देख के आए होंगे, लेकिन मैं बताया नहीं। अगर आज चुनाव होता है तो तेजस्वी नीतीश दोनों में से किसी की नहीं बनेगी सरकार। कैसे नहीं बनेगी भाई, जान लेते हैं। देखिए, पहले आपको चलना पड़ेगा 2020 में। 2020 में क्या परिस्थितियां थी? देखिए, 2020 में जो कुल वोटिंग हुई थी वो 57% हुई थी और एनडीए को मिला था 125 सीट। आज एनडीए जानते हैं कितनी सीटों पर है? आज कितने विधायक एनडीए के पास है? 138 विधायक है। 125 से 138 का आंकड़ा एनडीए ने तय कर लिया। लेकिन महागठबंधन को पिछली बार 110 सीटें आई थी। 110 के बाद अभी जानते हैं कितना पर महागठबंधन है? 104 पर। यानी महागठबंधन को जबरदस्त नुकसान चुनाव के बाद भी झेलने को मिला है। और ये तब हुआ है जब 2022 में तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार बन गई थी। और इसलिए बनी थी क्योंकि नीतीश कुमार ने 2022 में पाला बदल दिया था। चुनी हुई सरकार 2020 में जो बनी थी उससे नीतीश कुमार ने खुद को अलग किया, विपक्ष में बैठना पड़ा बीजेपी को, और तेजस्वी डिप्टी सीएम बने। और फिर वो 17 महीने वाला जो सरकार चला, जिसके बाद फिर नीतीश पलटे और फिर वो अब एनडीए के साथ है।
तो कहीं ना कहीं एक दो चीजें जो हमें जान लेनी चाहिए वो ये है, 2020 में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी एनडीए गठबंधन की बिहार में, 40 में से 39 सीटें जीती थी, और उसका श्रेय लोग पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसको देते हैं। खैर, एनडीए गठबंधन ने मेहनत भी बहुत की थी, इसलिए पूरा का पूरा श्रेय ले लेना किसी घटना को लेकर तो ये सही नहीं होगा। लेकिन अब परिस्थितियां क्या है देखिए, 2019 के बाद 20 में फिर चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए, साल भर में सारे मुद्दे गौन हो गए और तेजस्वी यादव को भरपूर प्यार जनता का मिला। लेकिन उनका जो गठबंधन था वो इतना कमजोर था, वो इतना हल्का था कि तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए। 70 सीटें लड़कर कांग्रेस केवल 19 सीट लेकर आई थी, और आज कांग्रेस के पास मात्र 17 विधायक हैं। वो 2 विधायक भी छटक गए और कुछ विधायक तो संपर्क में है बीजेपी के, ये कहा जाता है। उस चुनाव में 140 सीटों पर लड़ी थी राजद, 75 सीट जीतकर आई थी राजद। 75 सीटें काफी होती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए इनके आंकड़े में जो कमी रह गई वो 12 सीटों की रह गई। 12 और विधायक और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए होते। विपक्ष को उस समय 8 सीटें आई थी। 8 सीट विपक्ष को आने का मतलब ओवैसी को 5, लोजपा 1 सीट लेके आई थी, एक निर्दलीय जीते थे और एक बसपा के विधायक थे। बाद में ओवैसी के 4 विधायक राजद में चले गए, लेकिन इसके बावजूद राजद की संख्या बढ़ी नहीं, घटी है। महागठबंधन 110 पर था चुनाव के तुरंत बाद, आज महागठबंधन 104 पर है। इसमें 4 विधायक ओवैसी वाले भी जाकर जुड़ गए हैं। तब स्थिति ये है, सोचिए, मतलब तेजस्वी बचा के नहीं रख पाए, और ये सत्ता की तरफ थोड़ा सा मोह माया होता है लोगों का, तो कुछ लोग चले गए उस तरफ। उतना ही नहीं, अदर्स में से भी जो निर्दलीय विधायक थे उनको, सुमित सिंह को जदयू लेकर चली गई, बसपा वाले जमा खान को भी जदयू लेकर चली गई। तो कहीं ना कहीं जो भगदड़ है वो निर्दलीय और बाकी विधायकों में भी हुई। लोजपा के एक विधायक थे, उनको भी जदयू लेके चली गई। तो कहीं ना कहीं दरअसल ये सारे जो लोग इधर से उधर हुए हैं ये एनडीए की तरफ ज्यादा गए हैं और एनडीए की संख्या को बढ़ाया है। बाद में तेजस्वी ने जो 4 विधायक तोड़े थे ओवैसी के, उससे ज्यादा नुकसान उनकी पार्टी में हो गया। कई विधायक भागे, फिर कांग्रेस के लोग भागे। अभी भी कई विधायक बताया जाता है कि संपर्क में है बीजेपी और जदयू के, क्योंकि जदयू बीजेपी उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा इसलिए अपने पाले में नहीं बुला रही है। चुनाव के बाद हो सकता है बुला ले। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये स्थिति थी पिछले चुनाव में। अगर हम महागठबंधन की स्थिति देखें 2020 में, तो महागठबंधन 110 जो जीत कर आई थी, इसमें यदि निर्दलीय और जो बाकी बचते हैं 8 उनको जोड़ भी लेते हैं आप, तो ये 118 तक ही पहुंचता है आंकड़ा। सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए थी। 4 मांझी और 4 मुकेश सहनी जीत कर आए थे। तो मुकेश सहनी और मांझी दोनों को ऑफर लालू यादव ने दिया था कि आप आइए हमारे साथ तो सरकार बना लीजिए। 18 में 4 दोनों पर 122 हो जाता है, जो कि बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाता है। लेकिन कोई नहीं गया। मुकेश सहनी अगर 125 में से 4 घटा लेते हैं आप, तो 121 होता है, यानी सरकार बनाने की स्थिति से बीजेपी पीछे रह जाती, एनडीए पीछे रह जाता। हालांकि फिर उसने निर्दलीय जोड़ लिया था और लोजपा के एक विधायक भी आ गए थे, फिर बसपा के एक विधायक आ गए थे। तो कहीं ना कहीं टूट तो हो गई थी और कंपनसेट कर लेते, लेकिन मांझी मलाह दोनों टूट जाते तो सरकार तेजस्वी की बन जाती और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते। शायद उस वक्त समझा नहीं पाए लालू यादव और तेजस्वी यादव, शायद उस वक्त बदलने का मूड नहीं था मांझी और जो मलाह थे उनका। लेकिन आज मलाह कहाँ है? आज मलाह है तेजस्वी के साथ। आज मांझी कहाँ है? महागठबंधन से होते हुए फिर एक बार एनडीए में वापस आए हैं। यानी बहुत कुछ बदल गया है तब से अभी तक। तो जो 2020 में हुआ था उसके बाद 24 के चुनाव तक आते आते हमने ये देखा कि क्षेत्रीय मुद्दे पहली बार लोकसभा चुनाव में भारी पड़े। यानी बिहार में अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद, 30 सीटें जीतने के बावजूद एनडीए अपने आप को बहुत अच्छा नहीं मानेगा, वो इस प्रदर्शन को बहुत बेहतरीन नहीं मानेगा, क्योंकि पिछले चुनाव से इस चुनाव में आते आते क्षेत्रीय मुद्दे लोकसभा में भारी पड़ गए और 39 सीटें जीतने वाली एनडीए 30 पर सिमट गई। तो फायदा हुआ, जो राजद 0 पर आउट हो गई थी उसने 4 सांसद जिताए। इसी प्रकार आप देखिएगा तो कांग्रेस के भी 3 और एक पप्पू जो 4 हो गए थे उनके भी, फिर लेफ्ट की पार्टियां भी 2 जीत कर आती है। तो कहीं ना कहीं फायदा तो महागठबंधन को होता नजर आ रहा है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कौन से वो बिंदु है, कौन से वो परिस्थितियां हैं, कौन सी वो समीकरण है जो बदल गए हैं पिछले चुनाव से इस चुनाव तक। तो हम पहले देख लेते हैं एनडीए के
खिलाफ कौन कौन सी बातें जाती है, क्योंकि सरकार तो एनडीए ने बनाई थी। तो एनडीए यदि सरकार नहीं बना पाती है किसी कारण से, तो वो कारण कौन से हो सकते हैं इस चुनाव में, क्या बदल गया है, सारे बिंदु मैंने नोट कर रखे हैं। आपको एक एक करके बताता हूं तेजी से कि क्या क्या बदला है 2020 से 2025 तक, जिसकी वजह से जो 125 सीटें जीत कर आई थी एनडीए, जो 138 आज है, वो 120 या 80 तक भी पहुंच सकता है। यानी जो आंकड़े हैं सरकार बनाने के, वो एनडीए उसमें पीछे भी रह सकती है इन कमियों की वजह से। कौन सी कमियां हैं जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली कमी, भाजपा ने इस बार, एनडीए ने इस बार बिहार में, जदयू ने इस बार 225 प्लस का आंकड़ा का नारा दिया है। 225 प्लस मतलब बिहार में 243 सीटों में से जो सीटें लेकर आएगी एनडीए, वो 225 होंगी, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। ऐसा दावा हाल ही में हुआ था, याद है आपको। 400 सीटों पर जीतने का दावा 2024 के लोकसभा चुनाव में किया गया था एनडीए के द्वारा, भाजपा के द्वारा। क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ इसमें? देखिए, नारा फ्लॉप हो गया था। भाजपा 100 सीट मुश्किल से खुद जीती है, और आंकड़े जो हैं वो बहुत मुश्किल से नीतीश और नायडू के कंधे पर बैठकर मोदी जी सरकार चला पा रहे हैं। आज सीज फायर क्यों हुआ है, इसके पीछे भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या अगर मोदी जी 2014 वाले होते हैं या 19 वाले होते हैं तो ये आज सीज फायर करते हैं? शायद नहीं करते। शायद ये मामला पाकिस्तान में थोड़ी तबाही मचाकर, थोड़ा फेस चमकाकर मोदी जी समाप्त करते हैं। लेकिन डिपेंडेंट सरकार हो गई है, और 400 पार का आंकड़ा जब फ्लॉप कर गया तो 243 में से 225 वाला चल जाएगा? नहीं चलेगा। बहुत बुरी तरीके से इस आंकड़े में भी फंसने वाली है बिहार में एनडीए। अभी तो सीटों का समीकरण इनका नहीं बन पाया है, और बनता भी नजर नहीं आ रहा है। जदयू बड़े भाई की भूमिका मांग रही है, चिराग पासवान सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं, 40-45 सीटें मांग रहे हैं मांझी, उपेंद्र कुशवाहा खुद ही नया गठबंधन खोजने में लगे हुए हैं। तो बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिर हम जानते हैं, देखिए, दूसरा बड़ा मुद्दा, जातीय गणना पर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार में डिमांड रखी, भाजपा उसके खिलाफ गई, और फिर जीत तेजस्वी की हुई। उन्होंने सरकार बिहार में बनाई महागठबंधन की नीतीश के साथ, और फिर उन्होंने जातीय गणना कराकर बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाई, जिस आंकड़े के बाद पता चला कि मुस्लिम और यादव जो एमवाई समीकरण है तेजस्वी का, वो सबसे ज्यादा बिहार में है। तो ताकत तो सबसे ज्यादा तेजस्वी को हो जाती है, और प्लस क्रेडिट भी तेजस्वी को इसका जाएगा। अब इस मुद्दे पर चूंकि बीजेपी और मोदी जी ने घोषित कर दिया है कि वो देश भर में जातीय गणना कराएंगे, तो क्रेडिट तो थोड़ा बहुत जाएगा मोदी जी को, फैसला उन्होंने लिया है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, किसने इसका बीज बोया? तो तेजस्वी यादव। नीतीश ने भी इसका क्रेडिट दिया था कि तेजस्वी मेरे पास आया, मुझसे बोला, फिर मैं लेके उनको गया मोदी जी के पास, फिर मोदी जी सुने नहीं। तो ये जो क्रेडिट नीतीश ने दे दिया, इसका फायदा तेजस्वी को होता नजर आ रहा है। नीतीश और एनडीए को इसका फायदा कम होगा। तो जातीय गणना एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, 17 महीने में तेजस्वी यादव की सरकार, बीजेपी में, बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने जो नौकरी दी, उस पर तेजस्वी अपना चेहरा चमकाएंगे। क्योंकि मैंडेट में तेजस्वी यादव ने अपने ये लिखा था कि 10 लाख नौकरी जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन वो देंगे, और उससे ज्यादा नौकरियां बिहार में दी गई 17 महीने में। और इसका क्रेडिट नीतीश कुमार जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन तब नीतीश कुमार ने भी इसका क्रेडिट तेजस्वी को दिया था। एक और बड़ी बात, देखिए, पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए में थे, 4 सीट जीत कर आए थे, और उन्होंने सरकार बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बिहार में निभाई थी। बाद में उनके विधायकों को भी भाजपा ने तोड़ लिया, उनको एमएलसी बनाया और उनके विधायकों को बाद में तोड़ लिया। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान जब मुकेश सहनी थोड़े भारी पड़ने लगे एनडीए पर, बीजेपी पर, तो बीजेपी ने उनके साथ खेल कर दिया और उनके विधायक तोड़ लिए। तो मुकेश सहनी बहुत बमके हुए हैं, बहुत नाराज हैं, और इस नाराजगी का फायदा इस बार तेजस्वी को मिल सकता है। वो एनडीए में थे तो 4 सीट जीत कर आए थे, अब वो 4 सीटें तो कम आएंगी, प्लस हर विधानसभा में मलाह अगर तेजस्वी के साथ हो जाते हैं, जैसा कि मुकेश सहनी कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव की लॉटरी लग जाएगी और एनडीए परेशान हो जाएगा। वो वोट मल्लाह का कहां से लाइएगा? अब केवल एमवाई नहीं है, एमवाईएम है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक और बड़ी बात, सीज फायर हो गया। पिछली बार पुलवामा के बाद, मैंने कल ही बताया था आपको, पिछली बार पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इसका फायदा
भाजपा को मिला था, बदला पाकिस्तान से लिया तो राष्ट्रवादी जो लहर है वो हावी हो गई। लेकिन इस बार पहलगाम हमले के बाद जो बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर से वो पूरा नहीं लग रहा है। देश इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। हर बार कोई आपको अगर चोट पहुंचाता है, धोखा देता है, तो थप्पड़ मारकर नहीं छुड़ाया जा सकता है। इस बार पाकिस्तान की टांग तोड़नी थी और ये दावा मोदी मीडिया जो बोलिए वो लगातार कर रहा था और इस पर असर नहीं हुआ। सीज फायर जिस तरीके से हुआ और एक अधूरा सा रह गया ये पूरा जो बदला है, इसका भी नुकसान मोदी जी को होगा। एक और बात है, अग्निवीर भी पिछले बार नहीं था। इस बार अग्निवीर में बिहार में आपने देखा था कितना विरोध हुआ था। जनता को अब तक मोदी जी के खिलाफ वोट करने का मौका नहीं मिला है बिहार में, और अगर अग्निवीर वाले मुद्दे पर बिहार में वोटिंग होती है तो सेना का पूरा मामला, ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर, ये सीज फायर सब मिलजुल कर तेजस्वी की तरफ ही चले जाएगा। तेजस्वी ने बहुत विरोध किया था अग्निवीर का, तो मोदी जी थोड़ा यहाँ भी फंस रहे हैं। आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजद का माई बहन योजना तो हिट हो ही गया है, जनता इसको पसंद कर रही है, हमने सर्वे भी किया है। और इसके अलावा जो मुफ्त बिजली देने की बात तेजस्वी ने की है 200 यूनिट, ये तो बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को। देखिए, दिल्ली में हार गया मुफ्त बिजली वाला, केजरीवाल चला गया, 2 बार जीतने के बाद गया, 2 बार मौका मिलेगा ना तेजस्वी को, 1 बार तो मिलेगा। तो ये मुफ्त वाला बिहार जैसे गरीब राज्य में बड़ा काम करेगा स्कीम। भाजपा इसे काट क्या लेके आएगी, तभी असर समझ में आएगा इसका कि भाजपा इसको रोक पाती है कि नहीं। फिर राजद पिछली चुनावों से, मतलब 19, 20 और 24 के चुनाव से ये सीख ले ली है और अब पुराने नेताओं की वापसी हो रही है, पुराने घरानों की वापसी हो रही है। जो पुराने राजद के लालू यादव के जो मजबूत पिलर्स थे उनकी वापसी हो रही है। शहाबुद्दीन साहब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार की एंट्री राजद में वापस हो गई है। तो इसका भी फायदा धीरे धीरे, और ऐसे कई नेता वापस आ रहे हैं राजद की तरफ, तेजस्वी उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका फायदा हो सकता है। एक और बड़ा नुकसान ये होगा एनडीए को कि जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज से होने के चलते उनकी पार्टी का जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, उनकी पार्टी के प्रति जो लोग नेचुरल इंक्लिनेशन दिखा रहे हैं उसमें ज्यादा सवर्ण है। तो इसका भी फायदा हो सकता है कि सवर्णों का वोट प्रशांत किशोर काट ले और नुकसान हो जाए भाजपा को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को और एनडीए को। पिछली बार चिराग पासवान ने यही किया था ना, जदयू के सारे वोट काट लिए थे, जदयू हारी थी। तो इस बार अगर एनडीए का वोट काट लेगी जनसुराज तो काम बिगड़ जाएगा इनका। फिर एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि नीतीश कुमार की सार्वजनिक उपस्थितियां आजकल संशय पैदा कर रही हैं। कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। नीतीश के एक्शंस पर लगातार राजद बुलेटिन चला रही है। बिहार में नीतीश कुमार कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। जो मंचों पर हरकत होती है, इसको दिखा दिखा कर नीतीश कुमार को बीमार साबित करने में लगे हुए तेजस्वी, और कुछ हद तक सफल भी इसमें हो रहे हैं। तो ये भी एक नुकसान हो रहा है। दूसरा, नीतीश कुमार के चेहरे की पॉपुलैरिटी काफी गिरी है। नीतीश कुमार अनपॉपुलर हुए हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है और हर सर्वे में नीतीश कुमार दूसरे तीसरे दर्जे के नेता के तौर पर, सीएम के तौर पर नजर आ रहे हैं। और मजबूरी एनडीए की यह है कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगा तो जदयू भाग जाएगी। तो जबरदस्ती में इस दूल्हे को ढोने की मजबूरी है बीजेपी को और एनडीए को, जिसका नुकसान लगभग तय है। चुनाव में कुछ परसेंट वोट का नुकसान तो होगा ही होगा। सवर्ण भी भाजपा से नाराज है कि उन्होंने नीतीश कुमार को वापस क्यों लिया 24 के चुनाव में। तो सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा भी नीतीश के चेहरे से नाराज जो रहता है, वो नीतीश के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ भी जा सकता है। कुछ छोटा ही हिस्सा होगा लेकिन होगा जरूर। इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। फिर 17 महीने वर्सेस 17 साल, 17 महीने की सरकार तेजस्वी की कई मुद्दों पर भारी पड़ रही है 17 साल के नीतीश कुमार के शासन पर। ओवरऑल पूरा कंपैरिजन करने पे तो नीतीश बहुत आगे है तेजस्वी से, लेकिन इस 17 महीने में बड़ा ही तेजस्वी ने लोगों का मन मोहा है। जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों को नौकरियां दी, कई विकासोन्मुख कार्य किए। बिहार में जो सर्वे भी जाति जनगणना का हुआ वो भी इसी वक्त हुआ। आरक्षण को बढ़ाने को लेकर 75% करने को लेकर भी जो पास हुआ प्रस्ताव वो भी इसी वक्त हुआ। तो बड़ा भारी पड़ते हैं। देखिए, इसके बाद वाले मुद्दे पर चलते हैं। अब मंगल राज वर्सेस जंगल राज हो गया है। देखिए, तेजस्वी के जंगल राज को 2005 में पैदा हुआ था लड़का, या 2000 जो कहा जा सकता है 5 के बाद पैदा हुआ था, वो तेजस्वी यादव के जो पिताजी का कार्यकाल था उसको कम जानेगा। वो किसको जानेगा?
वो जानेगा नीतीश कुमार के मंगल राज को। उसने जंगल राज नहीं देखा है, बिहार के युवा जंगल राज नहीं देखे हैं, केवल उसके किस्से सुने हैं, वीडियोस में कहीं कहीं देखा है, फोटोज में कहीं कहीं देखा है, कुछ बड़े बड़े चर्चित नाम और जो अपहरण हुए हैं उनके बारे में चर्चा सुनते हैं, लेकिन हमने जब नहीं देखा तो हम वोट कैसे करेंगे। हमने तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में देखा कि कैसे जहरीली शराब पी के लोग मरे, हमने देखा लगातार बैंक डकैतियां कैसे हो रही हैं, हम लगातार रोड रेस देख रहे हैं, हम लगातार जो क्राइम का डेटा है, खुलेआम लोगों को गोली मार देना, अपहरण लूट बलात्कार जो हो रही ये देख रहे हैं। तो वो लड़के नीतीश के मंगल राज और तेजस्वी के पिता के जंगल राज को बराबर मानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 75% आरक्षण लागू कराने में तेजस्वी की भूमिका बहुतेरी थी। तेजस्वी नहीं होते तो शायद ये 70% आरक्षण नहीं होता, ऐसा राजद भी कह चुकी है। और नीतीश भी कई मंचों पर तेजस्वी को आगे बढ़ाने को लेकर ये दावा कर चुके हैं कि तेजस्वी ने ही ये कराया है। तो इसका फायदा तो होगा ना, इसका फायदा तेजस्वी को होगा। तो ये वो परिस्थितियां हैं जो बदल गई हैं अब, और इसकी वजह से जो 125 के आंकड़े तक पिछली बार पहुंची थी जो एनडीए, वो नहीं पहुंच सकती है, फंस सकता है पेंच। लेकिन कुछ बिगड़ेगा तो कुछ बनेगा भी। अब देखते हैं हम कौन कौन से पहलू हैं जो तेजस्वी के खिलाफ जाएंगे, उस तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एनडीए के खिलाफ ये चीजें जाएंगी तो एनडीए का नंबर घटेगा, और जरूरी नहीं कि ये सारे मुद्दों पर तेजस्वी को ही वोट मिल जाए। हो सकता है जनसुराज या किसी तीसरे विकल्प की तरफ चले जाए, निर्दलीय जीत जाए, निर्दलीय का ट्रेंड भी बढ़ा है, तो एनडीए की संख्या घट सकती है इन कारणों से। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, किन कारणों से तेजस्वी और महागठबंधन की जो सीटें हैं वो भी कम हो सकती हैं, और कैसे इसका असर जो पिछली बार 110 लेकर आए थे ये विधायक, 110 सीटें जीती थी इन्होंने, 104 पर आज है, इससे भी कम हो सकते हैं। उस तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किन कारणों से इस बार महागठबंधन भी पीछे फंस सकती है। और अगर एनडीए अपने पिछले 125 के आंकड़े से घसक कर, हालांकि वो बढ़कर 138 हो गई अब तक, लेकिन घसक कर अगर चली जाती है कम और बहुमत से बहुत पीछे रह जाती है, यानी 100, 110 या उससे भी कम, 90, 95 तक चली जाती है, 90 से मान लीजिए 110 तक चली जाती है, तो पेंच फंसेगा ना। कैसे फंसेगा वो भी जानेंगे। और महागठबंधन भी, चूंकि कागज पर महागठबंधन बहुत मजबूत नहीं है, मुद्दा छोड़ दें, अगर तेजस्वी के कुछ मुद्दों पर बढ़त छोड़ दें तो वोट बैंक उनके पास बहुत बड़ा नहीं है। MYM जरूर हो गया है, उसका फायदा उनको मिलेगा, लेकिन कई मुद्दों पर एनडीए आगे है उनसे। तो तेजस्वी कहां कहां कमजोर पड़ रहे हैं और किसके कारण उनकी जो संख्या पिछली बार 110 थी अब 104 हुई है महागठबंधन की, क्या ये और घट जाएगी? अगर मान लेते हैं पिछली बार 110 थे वो, और उसमें मुकेश सहनी के 4 सीटें जोड़ देते हैं तो 114 होते हैं, और आज अगर 104 हैं तो इसमें 4 अगर और जोड़ देते हैं मुकेश सहनी के तब जो थे तो 108 होते हैं। हालांकि मुकेश सहनी भाग नहीं सकते थे पिछली बार भी, इसका कारण ये था कि मुकेश सहनी के ज्यादातर जो विधायक थे वो भाजपा द्वारा दिए गए कैंडिडेट थे, बाद में इसलिए वो भागकर एनडीए में चले गए, भाजपा में चले गए, इसका नुकसान मुकेश सहनी को हुआ है। अब बढ़ते हैं, तेजस्वी कहां कमजोर पड़ सकते हैं, महागठबंधन कहां कमजोर पड़ सकती है, और कैसे ये असेंबली हंग हो सकती है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो जान लेना जरूरी है कि पिछले 2020, 19 और 24 इन तीनों चुनाव में तेजस्वी का प्रदर्शन जो रहा है, ये चीख चीख के कर कह रहा है कि तेजस्वी यादव अच्छा चुनाव में प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। 3 चुनाव में तेजस्वी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। क्या बदल जाएगा इस चुनाव में? ये कुछ मुद्दे तो मैंने बताए पहले, लेकिन वो इतना ना काफी है एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए, एकाएक परिस्थिति बदल देने के लिए, ये काफी नहीं है। और ये 3 चुनाव जो मैं 19, 20 और 24 कह रहा हूं, इसके बाद आप उपचुनाव जोड़ दीजिए। हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं, एमपी जो विधायक एमपी बन गए थे कई जगहों पर, उसके चलते चुनाव हुआ था, जिसमें मांझी जी थे, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र थे, और सुरेंद्र यादव थे। तो ये लोगों के एमपी बनने की वजह से जो सीटें खाली हो गई थी उन पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें रामगढ़ और बेलागंज तो गढ़ था, यहां तो कई सालों से जीतती आ रही थी राजद। और आपको पता है उपचुनाव में क्या हुआ? उपचुनाव में राजद ये सीट हारी है। मतलब तेजस्वी की पॉपुलैरिटी में
लगातार कमी आ रही है। अभी हाल ही में जो सी वोटर सर्वे हुआ था, उसमें पहले सर्वे में तेजस्वी यादव को 41% लोगों ने माना था कि वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। एक महीने बाद हुआ तो 36 पे आ गया आंकड़ा, और अब खबर आ रही है इंटरनल कि वो 28 के आसपास जा रहे हैं। मतलब 28 से वो लोग कह रहे हैं 32 तक जा रहे हैं, इस बीच में कहीं जा रहे हैं। मतलब पॉपुलैरिटी घट भी रही है तेजस्वी की। हालांकि ये इसके कोई कारण स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार को घेर भी रहे हैं। इस बार तो वॉर के टाइम पे उन्होंने सरकार का समर्थन भी किया था, जो कि राजद के स्वभाव के विपरीत रहा है अब तक। राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, कार्यक्रम कैंसिल कर रहे थे। तो तेजस्वी की पॉपुलैरिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन घट रही है सर्वे के हिसाब से, तो उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। 3 चुनाव के प्रदर्शन, फिर उपचुनाव के प्रदर्शन महाफिसड्डी रहे हैं। तो आखिर तेजस्वी अलग क्या करेंगे इस चुनाव में? अगर ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से चलेंगे तो इस बार और बुरा प्रदर्शन होगा। अब अपना गढ़ हार गया, रामगढ़ और बेलागंज, तो उसका बचता क्या है? और गिरबे ना करेगा इसके बाद वोट। तो इस वजह से भी महागठबंधन सीटें कम हो सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर, देखिए सीज फायर से भले ही लोग थोड़ा, क्या कहा जाए, मिक्स्ड ओपिनियन है। मैंने अपनी व्यक्तिगत बात भी की थी कि मुझे तो और उम्मीद थी, मुझे उम्मीद था कि थोड़ा पाकिस्तान को बड़ा चाय चाय कहता है, इस बार कॉफी पिलाया जाता पाकिस्तान के लोगों को। हालांकि मेरी कॉफी तो कड़वी है, ब्लैक कॉफी में पीता हूँ, और यही पिलाता भी अगर पाकिस्तान के लोग आते तो। पता नहीं घोट पाता सब की नहीं। लेकिन चलिए, ऑपरेशन सिंदूर से बदला तो पहलगाम का ले लिया गया। भले ही मीडिया ने इसे इतना हाइप कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी को कल से मुंह सूखा हुआ है प्रधानमंत्री का। कल लाइव आके अपनी बातें स्पष्ट कर रहे थे, स्थिति स्पष्ट कर रहे थे कि भाई आप गुस्सा मत होइए, आप लोग चिंतित मत होइए, बदला लिया जाएगा। अभी तो सेकंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो इसलिए थोड़ा अमेरिका का बात भी सुन लेना चाहिए कभी कभी। खैर जो भी हो, इससे अगर नुकसान सीज फायर से भाजपा को थोड़ा होगा, तो ऑपरेशन सिंदूर से फायदा ज्यादा होगा। ये इतिहास भी कहता रहा है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भाजपा को झोली भर भर के विधायक और सांसद दिए थे। इस बार भी ऐसा ही होने की संभावनाएं ज्यादा है। अगर थोड़ा नुकसान सीज फायर से होगा तो होगा, लेकिन लोग भूल जाएंगे तब तक केवल यह याद रखा जाएगा कि हमने पाकिस्तान को मार गिराया, हमने उनके ड्रोन्स को मार गिराया, हमने उनको औकात याद दिला दी। और अब जो खबर आ रही है कि कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा दिए हम लोग, उसके चलते बेचारा परेशान अलग है सब। 100 किलोमीटर का रेंज का वो लोग खाली करवा रहा है गांव देहात सब। इसकी भी खबरें आएंगी तो हो सकता है कि कुछ फायदा हो जाए। पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला है, कुछ ऐसा कर ही देगा 10-15 दिन में, 1 महीने में, कि बिहार चुनाव के दौरान ही पता चला कि और सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिहारियों ने, मैंने कल भी कहा, यह साबित किया है कि जाति से ऊपर राष्ट्रवाद होता है, जाति से भारी राष्ट्रवाद होता है, और जाति से बहुत ऊंचा देश होता है। और ये 19-20 दोनों में साबित किया था। बिहार के लोगों ने पहले भी यह वॉर में साबित करते रहे हैं। देखिए ना, पूरे देश में कितने सैनिक शहीद हुए हैं। अपने बिहार से 2 हुए हैं, और दोनों मुसलमान, नहीं 1 मुसलमान, माफ कीजिएगा, 1 मुसलमान और 1 हिंदू भाई थे हमारे। तो ये क्या साबित करता है कि हमारे यहाँ हर घर में राष्ट्र को लेकर एक अलग जगह रहता है। तो इस मुद्दे पर तेजस्वी को नुकसान और एनडीए को फायदा हो सकता है। एक और बहुत बड़ी बात, देखिए मुकेश सहनी एनडीए छोड़कर महागठबंधन में तेजस्वी की तरफ आ गए हैं। 4 जीते थे, 4 जोड़ भी देते हैं तो कोई बहुत खास असर, तेजस्वी की स्थिति ठीक नहीं हो रही पिछले चुनाव के हिसाब से। लेकिन चिराग पासवान ने पिछली बार 30+ सीटों पर, मतलब वो तो अपने हिसाब से कहते हैं 40 सीटों पर, लेकिन 35 सीट पर अगर हम एवरेज मान लेते हैं, चिराग पासवान ने वोट काटा था जदयू का, जिसकी वजह से सीधी लड़ाई में तेजस्वी जीते थे। तेजस्वी की जीत के लिए किसको श्रेय जाता है? चिराग पासवान को पिछली बार। यानी जरूरी नहीं था कि तेजस्वी फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बनते, वो उससे भी नीचे जा सकते थे अगर चिराग पासवान केवल चुनाव नहीं लड़ते तो। और इस बार तो वो एनडीए में है, तो जो 18,000 वोट वो एनडीए के खिलाफ लेकर आए, वो इस बार एनडीए के अंदर आएगा। यानी एनडीए को डबल फायदा। वो 18,000 वोट का नुकसान तो होगा नहीं, उल्टा वो 18,000 वोट हमारे पास आएगा, तो डबल फायदा हो जाता है ना। जदयू की स्थिति स्पष्ट बेहतर हो जाती है पिछले चुनाव से। तो इस वजह से चिराग पासवान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो जाते हैं। मुकेश सहनी और बाकी किसी नेता से ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, और इनके रहने से एनडीए को बहुत फायदा होता नजर आता है। इसीलिए चिराग पासवान थोड़ा अपना भाव भी बढ़ा रहे हैं। अरे सीएम बना दीजिए, थोड़ा 35+ सीट दीजिए। ये सब जो लगातार चल रहा है लोजपा की तरफ से, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि लोजपा को पता है कि उसका स्टॉक हाई है थोड़ा इस वक्त। आगे बढ़ते हैं। चिराग पासवान ही नहीं, इस बार कुशवाहा भी एनडीए के साथ है। अब तक तो है, उपेंद्र कुशवाहा भी पिछली बार अलग हुए थे तो उन्होंने भी वोट काटा था।
3-4% तो वोट एनडीए का उन्होंने काटा था, नीतीश कुमार का कोर वोट जो है, तो उसका भी नुकसान पिछली बार हुआ था एनडीए को। इस बार वो साथ है तो इसका फायदा होता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा था कि कुशवाहा समाज की नाराजगी की वजह से कुछ सीटें एनडीए हार गई थी। अगर उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी सामंजस्य बिठा लेते हैं तो इसका फायदा एनडीए को होगा और नुकसान तेजस्वी यादव जी को होगा। छोड़िए, अब कॉफी नहीं पीते, हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब जातीय गणना की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जातीय गणना का फायदा तेजस्वी को होगा। घोषणा किसने की? लोग ये भी याद रखेंगे ना, भाजपा चूड़ी पहन के थोड़ी बैठी हुई है, वो भी तो चुनाव के दौरान बात करेगी ना, मंचों पर खड़ा होंगे ना। और जब तेजस्वी यादव ये कहेंगे कि हमने कराया, मजबूर किया मोदी जी को जातीय गणना कराने के लिए, तो आपको पता है मोदी जी क्या कहेंगे? मंच पर जितने भी हमारे एनडीए के सहयोगी दल हैं हाथ उठाएं। चिराग पासवान जी दलित जी हाथ उठाइए, उपेंद्र कुशवाहा जी ओबीसी हाथ उठाइए, नीतीश कुमार ओबीसी हाथ उठाइए, हमारे नेता ओबीसी हाथ उठाइए, पिछड़ों के नेता मांझी जी अपना हाथ उठाइए। हम तो उठा ही रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये बात साबित हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी के पास ज्यादा बड़ा जातीय समीकरण है। और रही बात, आप कहिए कि मुकेश सहनी वाला आप नहीं बताया सर, तो मुकेश सहनी के काट में यहाँ पे है ना, केंद्र में भी और बिहार में भी। हरीश सहनी यहाँ बिहार में खुटा गाड़े हुए हैं, बड़े चेहरा बन गए हैं। वहीं राजभूषण चौधरी भी केंद्र में मंत्री हैं, तो उनका भी हाथ खड़ा हो जाएगा और वो तो कहेंगे कि हम तो मुकेश सहनी जी के यहाँ से आए हैं, भाजपा में ज्यादा इज्जत मिलता है। तब क्या होगा? देखिए, तेजस्वी यादव के जातीय गणना के विषय पर जो बेनिफिट वो ले सकते हैं, पूरा का पूरा तो नहीं ले पाएंगे। भाजपा इसका एक बड़ा हिस्सा अपने पाले में करेगी और फिर भाजपा बात करेगी कोटा विद इन कोटा की, जिसके चलते हो सकता है कि उसका कुछ सहयोगी दल भी नाराज हो, लेकिन भाजपा वो रिस्क लेगी। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी तो लोग नाराज हो सकते थे, कहां किसी ने चूक किया। आगे बढ़ते हैं, इसका फायदा बटेगा, मतलब मोदी भी इसका फायदा उठाएंगे। अब बात करते हैं बिहार में विशेष बजट की। बिहार में भी विशेष बजट रहा, बड़ा रहा, और सेंटर ने भी बजट में इस बार बिहार को बहुत कुछ दिया। इतना कुछ दिया कि इसके रिएक्शन में ना तेजस्वी यादव जी की जो माता जी और पूर्व बिहार की सीएम रही हैं राबड़ी देवी, उन्होंने जानते क्या कहा था? आपको बयान याद होना चाहिए। उन्होंने ये कहा था मीडिया से बात करते हुए, खाली बिहार को दिया है। आप बिहार के नेत्री हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और आप ये कह रहे हैं खाली बिहार को दिया। बिहार को तो चाहिए था, सबको तो मिल ही रहा था, बिहार को नहीं मिल रहा था, तो बिहार को मिलेगा तो ठीक है, अच्छी बात तो है, बिहार को मिलना चाहिए। तो इस बजट की वजह से, केंद्र और बिहार के बजट की वजह से बिहार के लोग थोड़ा सा मोदी जी की तरफ भागेंगे या थोड़ा सा राजद से माने दूरी बना कर रखेंगे। फिर स्पेशल पैकेज और 22 योजनाएं मोदी ने जो चुनाव तक देने की तैयारी की है, इसका फायदा भी एनडीए को होता नजर आ रहा है, और यहां थोड़ा नुकसान ही हुआ तेजस्वी यादव को। फिर जन सुराज का झटका। जन सुराज लगातार, भले ही वो सवर्ण जाति से आते हों, भले ही सवर्ण नेता उनके साथ लगातार जुड़ रहे हों, लेकिन प्रशांत किशोर के टारगेट पर तेजस्वी है, पहले दिन से है। तेजस्वी के पार्टी के लोगों को तोड़ रहे हैं, तेजस्वी के जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी लगातार कर रहे हैं, प्रत्याशी भी उतार रहे हैं तो तेजस्वी के जैसा ही प्रत्याशी जाति का उतार रहे हैं। इससे तेजस्वी को डैमेज करने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं प्रशांत किशोर की तरफ से। और मुसलमानों को जो उन्होंने आरक्षित कर दी हैं सीटें, कुछ अपने यहाँ सुरक्षित कर दी हैं, इसका भी फायदा जन सुराज को होगा, और जन सुराज के चलते नुकसान तेजस्वी जी को होगा। और मान लेते हैं कि कुछ सीटें जन सुराज डैमेज कर देगा अगर बीजेपी का, तो उससे ज्यादा सीटें वो डैमेज करने की फिराक में है आरजेडी और महागठबंधन का। फिर जन सुराज अगर इसमें से कुछ सीटें जीत जाता है तो निश्चित ही बिहार में त्रिशंकु सरकार बन जाएगी, उस तरफ ही बढ़ रहा है सब कुछ। फिर तेजस्वी के खिलाफ एक चीज जो जाएगा जीवन भर, आजीवन जाएगा, वो जाएगा कि तेजस्वी यादव पर हमेशा से उनके पिता और उनके भ्रष्टाचार और उनके पिता के जंगल राज दोनों का आरोप लगता ही रहता है और लगता रहेगा। ये वो चाहकर भी मिटा नहीं सकते हैं। वो भले ही उम्मीद कर सकते हैं कि लोग उनको उनके पिता के कर्मों की वजह से या उनके कार्यकाल पे जो आरोप लगा है तथाकथित उसके वजह से न जज करें, लेकिन लोग जज करेंगे, ये सच्चाई है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ओबीसी नेता, दलित नेता और सवर्ण नेता, ये तेजस्वी यादव से थोड़ा छटके हैं।
सवर्ण इनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनकी स्थिति क्या है आप जानते हैं। कई सवर्ण नेता इनकी पार्टी से भागे हैं, वो भी आप जानते हैं। दलित नेताओं को देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात आई, सरजीत पासवान को बनाने की बात आई, अभी तक बनाया नहीं, अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। इससे भी बेचैनी बढ़ रही है। और जो ओबीसी नेता और कहीं ना कहीं दलित नेता के, जब चिराग पासवान बिहार में, तो दलित वोट किसी और को नहीं करेगा, वो चिराग पासवान को ही करने जा रहा है। एक और बात, ओबीसी नेता जो है, जो गैर यादव ओबीसी है, वो तेजस्वी को अब देखता है तो एक छला हुआ सा महसूस करता है। वो नीतीश को भी देखकर छला हुआ महसूस करता है, लेकिन तेजस्वी को देखकर ज्यादा महसूस करता है। उसे लगता है कि तेजस्वी यादवों की बात तो करते हैं, लेकिन कुर्मी कुशवाहा और बाकी जो ओबीसी हैं उनकी बात कम करते हैं। इसका नुकसान भी उनको होता नजर आ रहा है। फिर एक और बात, बीजेपी का संगठन तेजस्वी से बड़ा हो गया है बिहार में। बीजेपी दुनिया भर की तो सबसे बड़ी पार्टी हो ही गई है, वो देश की भी सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ सबसे बड़ा संगठन बेस उसने बिहार में बना रखा है, राजद से भी ज्यादा मजबूत। और इसके हिसाब से सदस्यता जो हाल में हुआ है, उसने भी रिकॉर्ड स्थापित किया है। ऐसे में जो राज्यों में बड़ी जीत लगातार भाजपा की हो रही है, उस लहर पर अगर भाजपा सवार हो गई तो फिर तेजस्वी का नुकसान बिहार में लगभग तय है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीतीश कुमार भले ही कमजोर हुए हो, नीतीश के चेहरे पर लगातार राजद काली मल रही हो, उनके सार्वजनिक उपस्थितियों में असहजता को दिखा रही हो, वीडियो जारी करके उनके खिलाफ रोज जो कहा था क्राइम का डेटा निकालकर और बुलेटिन चला रही हो। लेकिन नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी महिलाओं में है, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो अपने हिस्से का वोट हर चुनाव में लेके आए हैं। इस भले ही विधायक कम लाए हो, लेकिन वोट हमेशा बराबर लाए हैं, और इस बार भी वो लेके आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो नीतीश कुमार के वोट बैंक में तेजस्वी का बहुत इंटरफेरेंस या कहा जा सकता है सेंधमारी संभव नहीं है। अब आखिरी मुद्दे की तरफ बढ़ते। देखिए, तेजस्वी यादव जितना बाहर से डैमेज हो रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा अंदर से डैमेज हो रहे हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ इस बार कांग्रेस जमकर उतर गई है। कांग्रेस जिन बिंदुओं पर तेजस्वी से समझौता नहीं करना चाहती है, उन पर तेजस्वी फंस जा रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम मांग लिया है, 70 सीटें मांग ली है। 70 सीट वो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वीआईपी ने इस बार 60 सीटें मांगी हैं। वीआईपी को अगर तेजस्वी यादव कुछ कम सीटें भी देंगे, 50-60 नहीं देते हैं, तो कम से कम 30 देना पड़ेगा। और यदि चिराग पासवान को 35 सीटें मिल जाती हैं, बीजेपी में मिल जाती हैं यदि, तो 35 प्लस तो लेंगे ही लेंगे मुकेश सहनी। वो चिराग से ज्यादा सीटें इधर लेंगे, तबे रहेंगे तो उधर चले जाएंगे। तो वैसी स्थिति में खुद डिप्टी सीएम मुकेश सहनी मांग रहे हैं 30 प्लस सीटें कम से कम उनको चाहिए होंगी, 60 मांग रहे हैं। कांग्रेस 50 सीटों पर मानेगी नहीं, वो 70 से प्लस मांग रही है। पिछली बार 17 आया था तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया था, इतना प्रदर्शन किया, खराब किया था। तो तेजस्वी यहाँ फंस गए हैं। और वीआईपी अगर साथ है भी उनके और उनको मुख्यमंत्री मान भी रही है कई बैठकों के बाद भी, केवल वही मान रही है वीआईपी ही, तो वीआईपी शर्तों के साथ मान रही है। वीआईपी ये कह रही है कि हम डिप्टी सीएम तब आप सीएम। वीआईपी ये कह रही है कि आप लड़िए चुनाव, आपके साथ हम हैं, लेकिन कैसे हैं, 60 सीटें मिलेंगी तब है। तो तेजस्वी जहां एक तरफ फायदा देख रहे हैं अपना, तेजस्वी खुद को सीएम के तौर पर देख रहे हैं, भाजपा को थोड़ा कमजोर इस बार देख रहे हैं, एनडीए को कुनबे को थोड़ा कमजोर देख रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव खुद भी थोड़ा कमजोर हुए हैं, थोड़ा क्या ज्यादा ही कमजोर हुए हैं, और कई मुद्दों पर तेजस्वी यादव फंसते नजर आ रहे हैं। अब हर बार की तरह अंत में मेरी तो वो सुन लिया आपने, अब मैं आपको सुनाऊंगा एआई की। एआई क्या कहता है इस पूरे मुद्दे पर। एआई से मैंने सवाल किया है, मैंने एआई से पूछा है, बिहार में यदि आज चुनाव होते हैं एआई भैया, तो असेंबली हंग हो सकती है क्या? एआई क्या कहता है देखिए, एआई साफ तौर पर कह रहा है, जैसे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और गठबंधनों की स्थिति है, मतदाता का जो व्यवहार है, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, मेरे पास जो उपलब्ध जानकारी है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि मध्यम से उच्च चांसेस हैं कि बिहार में असेंबली हंग हो जाए। वाह, मतलब एआई मान रहा है कि मॉडरेट टू हाई चांसेस हैं हंग असेंबली के। क्या है वर्तमान प्रदेश? देखिए, एनडीए एकजुट है, जदयू, बीजेपी, हम, लोजपा और आरएलएम साथ में है। ये पार्टियां जब पिछली बार लड़ी थी तो 125 सीटें जीती थी, जो बहुमत के 120 के आंकड़े से अधिक है। महागठबंधन भी 110 सीट जीती थी, लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े से बहुत पीछे रह गई थी। इस बार त्रिशंकु सरकार होने के सबसे बड़े चांस ये है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है।
40 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की बात भी कर रही है और कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी। जन स्वराज का प्रदर्शन हाल के उपचुनाव में अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस बार जो तैयारी वो कर रहे हैं उस आधार पर यदि जन स्वराज को 10-12 सीटें भी आ जाती हैं, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं और आईआई ज्यादा नहीं कह रहा, 10-12 सीटें भी आ जाती हैं तो वो भारी पड़ सकते हैं सरकार बनाने के मंशा पर दोनों गठबंधनों के, वो पानी फेर सकते हैं। इसके बाद आरसीपी सिंह की आशा भी 162 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कई और छोटे दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी तैयारी है। इसमें आईपी गुप्ता के पान समाज की पार्टी आईआईपी है। लगभग 85-80 सीटें हैं जिस पर सीधी लड़ाई में पान समाज अपना योगदान दे सकता है, जीत हार का फैसला कर सकता है। आईपी गुप्ता किधर जाएंगे, किस गठबंधन की तरफ जाएंगे, ये भी उस गठबंधन को मजबूत करेगा और सामने वाले को कमजोर करेगा। यानी 162 सीटें कुल ऐसी हो जाती हैं जिन पर आरसीपी सिंह, आईपी गुप्ता और प्रशांत किशोर खेल कर सकते हैं। इनमें से यदि आधी सीटें भी, यानी 80 के आसपास सीटें, और 80 छोड़िए, मैं और अगर कर देता हूं 40 सीटें, 80 एआई कह रहा है, मैं 40 कह रहा हूं, 40 सीटें भी यदि ये गठबंधन लेकर आ जाए, ये अलग अलग दल लेके आ जाते हैं तो सरकार दोनों में से किसी की बनती नजर नहीं आ रही है, असंभव हो जाएगा सरकार बनाना। एक बड़ी बात यह है कि इनमें से कोई दल अब तक गठबंधन की तरफ अपने रुझान नहीं दिखाया है, इसलिए हो सकता है कि सरकार ना ही बने। कोई मतलब आरसीपी सिंह, आईपी गुप्ता या प्रशांत किशोर किसी एक तरफ जाकर सरकार न बनाए, इसके भी चांसेस हैं। छोटे दल और भी हैं जिनमें वीआईपी हम के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। इसके अलावा वीआईपीपी है, पृथ्वी माली की पार्टी है, जो भी बिहार में इस बार चुनाव लड़ेगी। हंग असेंबली की संभावनाएं देखिए, स्पष्ट बहुमत मिलता किसी को नजर नहीं आ रहा है। अगर वर्तमान मुद्दों को देखें और करीब से एनालिसिस करें तो निम्नलिखित मुद्दे हैं जिनकी वजह से हंग असेंबली की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट का अंतर केवल 15 था, 125 बनाम 110। यदि आज चुनाव होते हैं तो नए दलों की संख्या जो है और उनके प्रभाव क्षेत्र जो है उस आधार पर कम से कम 12-15 सीटें तो जाती नजर आ रही हैं। कि दोनों प्रमुख गठबंधनों में को अगर 15 सीटों का भी नुकसान रहता है दोनों को, तो दोनों में से कोई सरकार नहीं बना पाएगा। ट्विटर के कई पोस्ट और कई न्यूज चैनल्स के रिपोर्ट्स बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा रणनीति बन रहा है, लेकिन छोटे दलों को वो सीट दे नहीं पा रही है। इसकी वजह से भी एक दूसरे को काट छाट करने की स्थिति बन सकती है। नए दलों का प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज, आरसीपी सिंह की पारंपरिक जो वोट बैंक है उसको, खासतौर पर कुर्मी, यादव और ओबीसी समुदाय के वोटों को अपने पाले में आरसीपी कर सकते हैं और मुसलमानों, महिलाओं और सवर्णों का वोट प्रशांत किशोर तोड़ सकते हैं। ज्यादा नहीं, अगर 10-20 सीटें भी ये दोनों लेकर आ जाते हैं तो सरकार किसी की नहीं बनेगी। जन स्वराज लगातार 130-35 सीट जीतने का दावा कर रही है, इससे ज्यादा सीटों पर भी उसके लोग दावा कर चुके हैं। लेकिन यदि एक एवरेज बिहार में देखा जाए तो ये पार्टियां अगर बेहतर प्रदर्शन मात्र कर दें तो कई सीटों पर, बड़ी सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सीट बंटवारे की अपनी चुनौती है दोनों गठबंधनों में। मतदाताओं का व्यवहार भी बदलता रहा है। बिहार में जातिगत समीकरण, बेरोजगारी, शिक्षा, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर लगातार चुनाव हो रहा है। और यदि तेजस्वी यादव वर्तमान सरकार को घेरते हैं तो तेजस्वी यादव को घेरने के लिए भी जन स्वराज उपलब्ध है। आरजेडी के जंगल राज की नैरेटिव को भी कई बार प्रशांत किशोर बोल चुके हैं और इसका फायदा प्रशांत किशोर को होगा। हाल में लोकसभा चुनाव में एनडीए को 75% सीटें मिली थी, जो उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं और निर्दलियों की बहार होने की वजह से इस बार चांसेस बढ़ेंगे कि इसमें से कई वोट कटेगा, कई सीटें वो पिछड़ेंगी। एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीटों का बंटवारा को लेकर लगातार तनाव है, जिसकी वजह से भी कई पार्टियों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर वीआईपी महागठबंधन से अलग हो जाती है तो तेजस्वी फिर से कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर चिराग पासवान बाहर चले जाते हैं एनडीए से तो वहां भी सरकार बनने की संभावना लगभग शून्य से हो जाती है। बड़ा कहीं ना कहीं बात कह रहा है। 2020 का परिणाम देखिए, 2020 के परिणाम के आधार पर भी इस बार संयोग बन सकता है कि दोनों में से किसी गठबंधन की सरकार न बने। दोनों बहुत करीब से के आंकड़े से रह गए थे, नहीं मतलब महागठबंधन बहुत करीब के आंकड़े से रह गया था पिछली बार, और एनडीए बहुमत से कुछ ही संख्या ज्यादा लेकर आ पाई थी। तो निष्कर्ष क्या है? यदि बिहार में चुनाव होते हैं तो हंग असेंबली की संभावना 50 से 70% तक बढ़ सकती हैं। और
कई दलों की स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं होने की वजह से ये परसेंटेज और बढ़ेगा। आगे चल के जब सब कुछ स्पष्ट होगा, सीटें बंटवारा हो जाएंगी, तभी ये बताना संभव होगा कि वास्तविक में असेंबली हंग हो पाएगी कि नहीं। वर्तमान मुद्दों पर आधारित अगर विश्लेषण करें तो हाई चांसेस है कि असेंबली हंग होगी। मतलब मैंने जो आपको बताया दर्शकों, मामला वही है, बिहार में हंग असेंबली के चांसेस हैं, कभी भी जीरो नहीं है। और जीरो छोड़िए, 50% से अधिक बहुत ज्यादा माना जाता है, और यहाँ तो 60-70% तक चांसेस है बिहार में हंग असेंबली के। आपको क्या लगता है? अब मेरा बात काम खत्म हुआ, अब आपका काम शुरू हुआ। कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए कि क्या बिहार में इस बार संभावना है हंग असेंबली की? क्या इस बार बिहार में इतिहास दोहराएगा खुद को? आइए कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। मैं भी कमेंट में लगातार अपने मोर्चा संभाले रखूंगा और कल मुलाकात करेंगे आप लोगों से। धन्यवाद।